हेलो एवरीवन। वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टानीट। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। नीट में इस चैप्टर में से अराउंड 3 क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड में भी अच्छे खासे मार्क्स इस चैप्टर से कैरी होता है। तो बहुत सारे डिराइवेशन है इस चैप्टर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज है और इम्पोर्टेंट थ्योरीज है। तो चलिए एक एक थ्योरी को अच्छे से समझते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करते हैं। तो आज लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि ओम्स लॉ, करंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर करंट डेंसिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ये सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स, इससे पहले हमने चैप्टर 1 जो कि था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और चैप्टर 2 जो कि था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें कि चार्जेस रेस्ट में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस रेस्ट में प्रेजेंट है। इस चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में हमारा जो चार्जेस रहेगा, ये चार्जेस हमेशा मोशन में रहेगा। सो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, विच चार्जेस they are in motion, about them we will study in current electricity। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करंट इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका डेफिनेशन क्या है। बेसिकली व्हाट डू मीन बाय द टर्म करंट। करंट का मीनिंग ये है कि एनीथिंग व्हिच इज फ्लोइंग। सपोज वाटर इज फ्लोइंग along this direction, water is flowing, then we will say that this is water current. Air is flowing along certain direction, then that is air current. Similarly, charges, electrons, they are flowing in a certain direction, in a given direction, in a given interval of time. दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम इलेक्ट्रिक करंट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका अगर डेफिनेशन के बाद इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, तो दो फॉर्मूला है। एक है एवरेज करंट फाइंड आउट करने के लिए, जो कि है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज द चार्ज बाई टाइम, गिवन चार्ज चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन टाइम। फिर उसी तरह इंस्टेंटेनियस करंट, अगर चार्ज हमारा वेरिएबल रहेगा तो फिर इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं चार्ज का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में। इट इज आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, अगर ऐसे चार्ज क्यू अगर गिवन है कि 3t² प्लस 5, then to find the value of current in the question, if it is given find the value of current at t is equal to 2 seconds, then in that case what you have to do is simply differentiate the charge dq upon dt, it will be 60 plus 0। ठीक है, फिर उसके बाद in place of t you simply put the time, that is 6 into 2, so the value will be 12। So the SI unit of current is, all we know is ampere. So the answer here will be 12 ampere। In this way you can find the current for a variable charge, और अगर चार्ज कांस्टेंट है या फिर फिक्स्ड वैल्यू है और टाइम भी गिवन है, तो उस टाइम आप एवरेज करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी रहेगा। फिर उसके बाद आज हम देखते हैं डायरेक्शन के बारे में, करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा। तो देखिए, कन्वेंशनली जो करंट का डायरेक्शन डिसाइड किया गया है वो है कि पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस, द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, या देखिए पॉजिटिव चार्जेस दे आर मूविंग अलोंग द राइट साइड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग अलोंग right side direction, that means here the direction of current is taken to be in the right side direction। बेसिकली चार्जेस में पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का ऑपोजिट डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन, इट इज कन्वेंशनली एज्यूम्ड एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इतना ही हमें यहाँ पर याद रखना होगा कि पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन रहेगा और नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है एक, बेसिकली इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट हैज ए गिवन डायरेक्शन, इट हैज सर्टेन डायरेक्शन, देन हाउ इट कैन बी ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी देखिए, यहाँ पर सपोज आई इक्वल टू 2 एम्पियर है, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर जो टोटल करंट हमारा आएगा ये हो जाएगा 7 एम्पियर, जो कि सिंपली एक एल्जेब्रिक सम है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द एल्जेब्रिक सम, इट इज नॉट द वेक्टर सम। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए इसे हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। और मोर प्रिसाइजली अगर हम कहेंगे तो करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी ही मानेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। द स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ विल गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर हमारे पास चार्ज और टाइम का एक ग्राफ दिया होगा, ठीक है, वाई एक्सिस में चार्ज प्रेजेंट है और एक्स एक्सिस में टाइम प्रेजेंट है, तो इस ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द tan थीटा, द tan थीटा इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, this is one of the important point, from the charge and time graph you can find the value of current। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमने तीनों फॉर्मूला को डिस्कस किया। एक है आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और एक है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और एक ये हो गया और एक मेथड जिसमें हम स्लोप यूज करके करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी अगर हम करंट और टाइम का ग्राफ कंसिडर करेंगे, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया करंट एंड टाइम ग्राफ का। देखिए, यहाँ पर इसका जो एरिया रहेगा, सपोज दिस इज द ग्राफ एंड दिस एरिया इफ यू विल फाइंड, देन यू आर गोइंग टू गेट द एरिया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, द एरिया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ चार्ज। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये एक मेथड हो गया चार्ज फाइंड आउट करने के लिए। और एक देखिए, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, फॉर ए वेरिएबल करंट, इफ आवर करंट इज वेरिएबल, सपोज आई इज गिवन लाइक 2t plus 5, so this is a variable current। to find the value of charge in this variable current, you have to simply integrate I with respect to dt, the integration of I dt will give you the value of the amount of charge। ठीक है, यहाँ पर लिमिट आप यूज कर सकते हैं t1 से लेके t2 तक। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो अभी देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन जस्ट बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्लो ऑफ 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है क्वेश्चन में 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो टाइम गिवन है, टाइम इज 1 सेकेंड इन ए कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट्स ए करंट ऑफ। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू पूछा गया, करंट का वैल्यू हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो क्यू के जगह हम क्यू का चार्ज का वैल्यू है क्यू इज इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाई टाइम यूज कर सकते हैं। तो क्यू के जगह हम यूज कर सकते हैं, सॉरी एन के जगह 10⁻7, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻−19 divided by time is given 1 second। So the value of current is coming to be 1.6 to 10⁻−12 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन, yes, the option A will be the correct answer over here। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन जस्ट बेसिक कंसेप्ट के ऊपर हम करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है हमारा ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ बेसिकली आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ओम्स लॉ बेसिकली इट क्रिएट्स द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन क्रिएट करता है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि है हमारा जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, भी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो डेफिनेशन देखिए, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस गिवन दैट ऑल अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर V हो गया, V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आर जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और आर को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, आर इज सिंपली नोन एज द रेजिस्टेंस। आर इज सिंपली नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा, चार्जेस का फ्लो उतना डिफिकल्ट होगा, करंट का वैल्यू भी उतना कम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है करंट और वोल्टेज के बीच। तो आप देख सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्योंकि वो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल और एक ट्रिक है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम V डिवाइडेड बाई आई करेंगे, V divided by I, then you are going to get resistance. Similarly V divided by R अगर हम करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी डिवीजन का सिंबल है, V डिवाइडेड बाई R करने से आपको क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। सिमिलरली I इंटू आर करेंगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से द रिमेनिंग क्या हो गया, वोल्टेज रह गया। तो I इंटू आर करने से वोल्टेज आ गया। ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली तो नहीं क्वेश्चन आएगा, आगे जाके सर्किट्स का क्वेश्चन जब करेंगे इसमें से ये सभी फॉर्मूलाज हमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होगा। ठीक है, तो देखिए आप सभी को तो पता होगा एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय ओम। द सिंबल इज लाइक दिस, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय ओम। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस some of the important factors on which the resistance depends. The resistance of a wire, it basically depends on the length. तो लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, देखिए रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। सिमिलरली द सेकंड फैक्टर इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, एरिया के ऊपर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया इनवर्सली। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना कम रहेगा। फिर आ गया नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हो रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री फैक्टर्स we have written the formula of resistance over here. You can see that resistance R equals to rho into L by A. So what is rho here? Rho here is the proportionality constant that is known as the resistivity of the material. ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है ये बेसिकली एक मटेरियल का वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर, एंड वन मोर फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये दोनों फैक्टर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो ये जो टेम्परेचर और नेचर है इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द रेजिस्टिविटी वेरीज विथ टेम्परेचर। नेक्स्ट आ गया हमारा, देखिए और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यस, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, तो रेजिस्टिविटी क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, दैट इज रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हमारा एसआई यूनिट हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो गया मीटर। ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट इट एज ओम मीटर। ठीक है, तो ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एज ओम मीटर। तो यहाँ पर देखिए और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी टर्म है, इट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज गिवन बाय द सिंबल सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 1/रो हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर आ गया कंडक्टेंस, देखिए जी जो सिंबल है, इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है जी, वी कैन राइट जी एज 1/अपॉन द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एसआई यूनिट्स भी हमें याद रखना होगा। रेजिस्टिविटी का देखिए एसआई यूनिट था ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। फिर कंडक्टेंस का हमारा हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले से हम उनका एसआई यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो क्लियर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया। रेजिस्टेंस इज मेनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, and its formula is resistance R equals to rho into L by A। नाउ देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नीट 2017 में आया था। क्या है क्वेश्चन? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज गिवन एज आर ओम, ठीक है। इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, सपोज दिस वायर is now melted and stretched to n times, its new resistance will be। तो देखिए पहले जो रेजिस्टेंस था वो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि रो इंटू एल बाई ए लिख सकते हैं। दिस इज आवर प्रीवियस रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट हैपेंड इज इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू n टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर L डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू n इंटू एल। तो अगर हमारा लेंथ n टाइम्स इंक्रीज हो गया, देन दैट इम्प्लाइज इसका एरिया क्या होगा? एरिया विल बी n टाइम्स डिक्रीज्ड। एरिया क्या हो जाएगा? n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द वायर विल बिकम मोर थिन। तो वॉल्यूम को आप इक्वल करके न्यू एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। द न्यू एरिया विल बी a बाई n। So the value of new resistance you can find R dash will be rho into L dash by A dash. So that equal to rho into, in place of L dash I will put n into L, by in place of A dash I will put A by n, which equals to n square into rho into L by A। so this is nothing but n square into R, ठीक है। तो द न्यू रेजिस्टेंस हमारा आ गया। न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू कितना आ रहा है? n square into R। दिस इज आवर न्यू रेजिस्टेंस। You can see that the option, which option is correct? Option B will be the correct answer for this question। R dash will be equal to n square into R। तो ये एक फॉर्मूला आप भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। अगर एक लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज हो गया कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, देन द न्यू रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। फिर और एक इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस जो है R इक्वल टू 4 ओम गिवन है, स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर n जो है वो ट्वाइस हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया। देन द न्यू रेजिस्टेंस हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, R डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। तो विच इक्वल टू n के प्लेस में 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस के प्लेस में हो गया 4, दैट इज 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 ओम विल बी द आंसर। तो हियर ऑल्सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो कि हम J के सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या है? इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। तो ये देखिए इसका डेफिनेशन, इट इज सिंपली गिवन बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड। दिस इज व्हाट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड इज नथिंग बट इट इज द करंट। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो दिस शुड द करंट शुड फ्लो परपेंडिकुलरली, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। तो इसमें हमने एरिया का वेक्टर ले लिया हुआ है। एरिया का एक कंपोनेंट है। देखिए एरिया जो है, एरिया इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड वी हैव कंसिडर the component of area vector। So if this is A and the angle between them is theta, then this area component will be A cos theta, which will be perpendicular component। तो यहाँ पर देखिए हम J का फॉर्मूला लिख रहे हैं। J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, दैट इज करंट अपॉन द परपेंडिकुलर एरिया हियर इज A cos theta, ठीक है। तो ये हो गया J का फॉर्मूला। J इक्वल टू सिंपली करंट बाई एरिया, where area should be perpendicular to the current। So here to give the perpendicular current I have written A cos theta। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से I का फॉर्मूला आ गया J A cos theta। फिर इसे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू
जे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, जे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर। तो देखिए इसमें हमारा जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, इट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्यों, करंट का जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है इट इज करंट बाय एरिया है बेसिकली। तो करंट का तो हमें पता है एम्पियर, और एरिया का, एरिया जो है एरिया का इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो इट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट हमें याद रखना है अच्छे से। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में हम रिलेशन किसके बीच क्रिएट करते हैं, हमारा जो करंट डेंसिटी है, वी विल क्रिएट रिलेशनशिप करंट डेंसिटी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर मैंने लिया हुआ है, जिसमें जिस कंडक्टर का जो लेंथ है L प्रेजेंट है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E। So we have the relation between electric field and potential difference as V is equal to E into L हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड into लेंथ हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। So from Ohm's law I can say that V is equal to IR. So I have taken this equation as my equation number 1, and this will be my equation number 2. So in place of R I have simply substituted rho L by A. Okay, in place of R I have simply substituted the value. Now you simply compare both the equation 1 and equation 2. Comparing their RHS part, you will find that E into L equal to I by A into rho into L. So here all of you see that I by A, current by area, ये किसका वैल्यू है, ये करंट डेंसिटी का वैल्यू है, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो I by A हो गया करंट डेंसिटी। तो देखिए ये हो गया E इंटू, ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी का वैल्यू। तो इन प्लेस ऑफ आई बाई ए, व्हाट आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर, इन प्लेस ऑफ आई बाई ए आई कैन सब्स्टिट्यूट जे। ठीक है, यहाँ पर हम जे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई इज इक्वल टू हो गया जे इंटू रो। ठीक है, तो यहाँ पर L एंड L विल गेट कैंसल, एंड I by A, यहाँ पर जो है I by A करंट बाई एरिया, इन प्लेस ऑफ दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड J, और यहाँ पर L जैसे को जैसे L जैसे था वैसे ही रह गया, E इक्वल टू J इंटू रो। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ J, J को हम E डिवाइडेड बाई रो लिख सकते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू सी 1 बाई रो का वैल्यू क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल of resistivity, all we know is conductivity, now only we have discussed. So the final expression comes out to be J is equal to sigma into E, that is our current density जो है current density equal to conductivity into electric field. So this is the vector form, this is called the vector form of Ohm's law. This is what we call the vector form of Ohm's law. Clear all of you? तो ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी का रिलेशन, करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, कैन बी आस्क्ड इन द 2 मार्क्स टाइप डिराइवेशन क्वेश्चंस। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का डिराइवेशन। तो देखिए आज के टॉपिक का हमारा लेक्चर का लास्ट टॉपिक आ गया, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देखिए देखिए जबकि हमारे पास एक कंडक्टर रहता है और इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो उसके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ देख सकते हैं आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। just a minute, let me take the red color. Yes, so you can see these are our electrons. Okay, now these electrons they are moving randomly. ठीक है, they are moving randomly. क्यों randomly ये move कर रहा है, due to the heat energy, that is the due to the thermal energy, they are moving randomly. They are getting the energy from the heat of the surrounding, and they are having a thermal velocity
which is of order of 10 to the power 5 meter per second. इस velocity में these electrons are moving in random direction. There is no fixed direction. Every electrons are moving in here and there randomly. They are moving. ठीक है? Now what happens when some external electric field will be given to this conductor? These electron will begin to move in the opposite direction of electric field. Move means they are going to drift in the opposite direction of electric field. So in that case, we have to find the average of that drift. That average is what we call the drift velocity. ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है जो कि सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी गेन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो न्यू वेलोसिटी गेन होगा उस वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, इसका डिराइवेशन करना है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम, इम्पोर्टेंट टर्म है ये। देखिए रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सपोज प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। Now these electron, this is the first electron and this is the second electron. Suppose this first electron is now going to collide with the second electron. So during this time, this electron is in relaxed state. It is moving in a straight line. ठीक है, ये हो गया one relaxation time. ठीक है, फिर second electron के बाद this is going to be collide with the third electron. So this is our second relaxation time. We will consider this as tau 1. This will be as tau 2. Similarly, n number of collision होगा तो ये सभी relaxation times जो each mean free path है उस टाइम का जो एवरेज आएगा उसे हम फाइनल रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। ठीक है, इट इज सिंपली द एवरेज टाइम इलैप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन जो हो रहा है, कोलिजन के बीच जो टाइम रह गया उस टाइम का हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे एन नंबर ऑफ कोलिजन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, द एवरेज टाइम दैट इलैप्सेस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड आवर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन। तो अभी देखिए इसका हम डिराइवेशन अभी करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया हुआ है एक कंडक्टर, नाउ देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनिशियली सपोज देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, तो आप देख सकते हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, नाउ व्हेन आई विल इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज आई विल join this to a external battery so that potential difference will be created both the ends, and let the electric field be placed along this direction. Now I have placed an electric field. Previously there was no electric field, but now electric field is there. Electric field is now introduced. Now what will happen? Suppose previously the electron was traveling like this. Now what will happen? Due to the introduction of the due to the introduction of the electric field, you can see that there will be a drift in the path of electron. Here you can see the red color path is the drift. Here you can see this is the drift created. ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक गेन हुआ, व्हाइट लाइन से रेड लाइन को जो शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन का हमने निकाला। फिर उसी तरह एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सभी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी गेन होगा उसका जो हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप ऑर्डर याद रखिए, इट इज ऑफ ऑर्डर 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर क्या था, 10⁵ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया 10⁻⁻⁴मीटर पर सेकेंड। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो अभी देखिए इसका डिराइवेशन करते हैं। तो डेफिनेशन सॉरी स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। तो पहले ये थर्मल एनर्जी के लिए रैंडम मोशन में प्रेजेंट है। So they move with a velocity of order 10⁵ meter. I have already told you that thermal velocity is of the order 10⁵. Since all electrons are traveling in random velocity, their average velocity is zero. ठीक है, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जो कि लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो ये दोनों का वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव कर रहा है देन वन मोर इलेक्ट्रॉन विल बी देयर व्हिच विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट ऐसे जितना भी इलेक्ट्रॉन हो गए सभी के इलेक्ट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसका वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये सभी का अगर हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो द एवरेज कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज जीरो हो जाएगा। तभी देखिए u आ गया हमारा जीरो आ गया, द एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो। ये हो गया इनिशियली, जबकि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो जो थर्मल वेलोसिटी है उसका एवरेज, इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज आ गया जीरो। नाउ देखिए इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अभी एक्सटर्नल फील्ड हम इंट्रोड्यूस किए इसमें, each electron will experience a force. Yes, obviously each electron has a charge of minus e and they will experience a force due to the external electric field. So that force will be given by, as we all know, the formula of force is q into e. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला हो गया q into e. So each electron has a charge of minus e. In place of q I have substituted minus e into e. This is the amount of force experienced by the electrons. Now you tell me what will be the acceleration of each electron. So acceleration formula is given by force by mass. In place of force I have substituted minus e into capital E by मास के जगह इलेक्ट्रॉन का मास हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ईच इलेक्ट्रॉन का। नाउ ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट मींस इसका वेलोसिटी चेंज होगा। लेट अस कंसीडर जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था उसका वेलोसिटी चेंज होके अभी हो गया v1, पहले था u1। ठीक है, तो कितना टाइम इलाप्स हुआ उसके बीच, जो चेंज हुआ उसमें t1 टाइम सपोज इलाप्स हुआ। So we all know the equation of motion, final velocity v is equal to u plus acceleration into time. Using this equation here, we can write that v1 equal to u1 plus a into t1 tau 1. Similarly, v2 equal to second electron के लिए u1 plus a into tau n. उसी तरह nth इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी vn equal to u1 plus a into tau n हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। ये हो गया हमारा वी एन हो गया nth इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सभी वेलोसिटी जो आ गया इसका हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वी ऑल नो दैट द एवरेज इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितना वेलोसिटी गेन होगा उस गेन वेलोसिटी का एवरेज हम फाइंड आउट करेंगे, दैट विल गिव यू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी का हमने फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया कि वी हो गया हमारा average of the gain velocity, that is the v1 plus v2 dot 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 vn by n हो गया। ठीक है, तो in place of v1 now I can simply substitute, that is u1 plus a into tau 1 plus u2 plus a into tau 2। उसी तरह un plus a into tau n तक यहाँ तक हमने substitute कर दिया by n। Now you can see that simplify, I have to do simplify and I will divide the n both sides। So here you see that is u1 plus u2 plus dot 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 un by n. This is one term, and a into a will be taken common here. Tau 1 plus tau 2 dot 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 tau n by n. This is another term. So this whole term comes out to be zero, as we have previously discussed that their sum of their initial velocities is zero. So this whole term comes out to be zero, and here you see the average of this term. Average of this term is nothing but, it is called what we have discussed, it is called the relaxation time। ठीक है,
इसे हम रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ के सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी डी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाउ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पहले हमने लिखा हुआ था, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था, माइनस ई इंटू ई बाई एम आया था। ठीक है, so now I will substitute this value of acceleration over here, and at the end I am going to get a final velocity, final expression for drift velocity, that is drift velocity is equal to minus e into tau by m. So what is e here? Small e is the charge of electron, capital E is the electric field, tau is the relaxation time, and here m is the mass of the electron. ठीक है, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन द 3 मार्क टाइप क्वेश्चन। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्टेटमेंट्स अच्छे से लिख के इतना डिराइवेशन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में लेट अस सम अप। आज के लेक्चर में पहले हमने करंट के बारे में डिस्कस किया, करंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डी क्यू बाई डी टी एक फॉर्मूला है और एक डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, चार्ज और टाइम ग्राफ का स्लोप, दैट विल गिव यू करंट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड द चार्ज इफ करंट इज गिवन, इफ करंट एंड टाइम ग्राफ इज गिवन, देन उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, या फिर इंटीग्रेट करके भी वेरिएबल करंट से चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया, वेरियस फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, एंड एट द एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द करंट डेंसिटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एंड इन दिस लास्ट सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर याद रहा सबको, दैट इज 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। थर्मल वेलोसिटी जो था उसका ऑर्डर कितना रहेगा, थर्मल वेलोसिटी रहेगा 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा आपको थोड़ा याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर 1। फिर लेक्चर 2 में हम देखेंगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, थैंक यू एवरीवन।